लुकीज़म की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग लुकीज़म के सीज़न 3 के फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर देना। एंड साथ तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनीमे किसी भी सीरीज़ को लेकर, या तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारा फेवरेट मानव कवर करें, तो तुम कमेंट या इंस्टा पे बता सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही अभी हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स का। सो प्लीज़ अगर तुम लोग पहली बार न्यू आते हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी क्लिक कर देना। इवन अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज हमें बहुत कम सब्सक्राइबर चाहिए 1K सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के लिए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले के सीज़न की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो बिग डैनियल है वो अपने आप से काफ़ी नाराज़ होता है, बिकॉज उसने एग्ज़ाम में चीटिंग करी थी। और अब बंदा डिसाइड करता है वो खुद को चेंज करेगा, जिसके बाद वो अब वास्को भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी अपनी छोटी वाली दूसरी वाली बॉडी में। अगले सीज़न की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कुछ लड़कियों कुछ लड़कों, इवन अपने बिग डैनियल को। और जो अपना बिग डैनियल है वो काफ़ी स्मार्ट बन रखा होता है, और जो उसने कपड़े पहने हुए वो जय के दिए हुए होते हैं। और अभी सभी लोग जा रहे होते हैं ऑटम बूट कैंप में, जहाँ पर ये लोग मजे मारने वाले हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो बिग डैनियल है वो बस में सबसे आगे वाली सीट में ड्राइवर के पास बैठा हुआ होता है। और जो ड्राइवर है वो उसे देखकर सोच रहा होता है, भाई ये इधर क्यों बैठा हुआ है, क्या ये अपने दोस्तों के साथ बैठ में हार गया। एंड ये ना उसके लिए कंफर्टेबल जगह होती है, क्योंकि पहले जब वो मिडिल स्कूल में था, जब उसकी मोटी वाली बॉडी थी, तो जो सभी लोग हैं वो उसे बुली करा करते थे। एंड इसलिए वो वहाँ पर भी इसी जगह बैठा करता था। और तभी पीछे से बिग डैनियल को आवाज़ आती है, जहाँ पर उसके दोस्त लोग उसे कह रहे होते हैं, भाई इधर आ जा, इधर बैठ, तेरे लिए यहाँ पे हमने स्पेशली जगह खाली कर रखी है। और जो बिग डैनियल है वो वैसे ही करता है, उनके साथ बैठ जाता है, जिसके बाद वो लोग मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को भाई के डिपार्टमेंट को, जहाँ पर सभी लोग बिल्कुल सीरियस होते हैं, जो देखकर जेज भी सोच रहा होता है यहाँ पर सभी का मूड हैवी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और जो वास्को भाई है वो भी कल रात से सोई नहीं है, बिकॉज उनकी आंखों में डार्क सर्कल आ गए। एंड देन फिर वो खड़ा होता है, अपनी सर उतारता है और बोलता है चलो गाइस डांस पार्टी करते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं फिर वो भी वहाँ पे नाचने लग जाते हैं। और इसी दौरान वास्को की नज़र अपने साइड वाली बस पर पड़ते हैं, जहाँ पर हेयर डिपार्टमेंट के अंदर केवल एक ही लड़का था। एंड उसे ना काफ़ी सारी लड़कियों ने घेरा हुआ है। और ये देखने के बाद वास्को भाई की जो टीम होती है उन्हें रोना आ जाता है, और वो लोग ये सोच रहे होंगे भाई इसकी कितनी किस्मत अच्छी है, काश उस जगह मैं बैठा हुआ होता। लेकिन अब फाइनली वो पॉइंट आता है जब सभी लोग अपने बूट कैंप में पहुंच चुके हैं, जहां पर सभी लोग जो एक इंस्ट्रक्टर है उसकी काफ़ी तारीफें कर रहे होते हैं, बिकॉज वो फेस में काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी लोग एक दूसरे इंस्ट्रक्टर की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं, बिकॉज वो काफ़ी अगली दिख रहा था। इसीलिए फिर जो हैंडसम इंस्ट्रक्टर है वो सभी को अनाउंस करता है, देखो हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमें तुम सभी के लगेज को चेक करना पड़ेगा। और फिर हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने अपने प्रिंगल के पैकेट में अल्कोहल छुपा रखा है, तो किसी ने अपने चिप्स के पैकेट के अंदर अपने जो सिगरेट है उसे छुपा रखा है, तो किसी ने अपने पैंट के अंदर अपने सेलफोन को छुपा रखा है। भाई ये लोग ना काफ़ी खतरनाक होते हैं। और जो हैंडसम इंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम है ज्यूस, और वो जेहाई के बच्चों कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स को देखा है लेकिन जेहाई सबसे वर्स्ट है। और जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम वॉन बीन है, और जो सभी लड़कियां है वो ज्यूस को ही ताड़ रही होती है। इवन इसके अंदर मीरा भी इंक्लूड होती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई तेरा बंदा है तो ताड़ने के लिए, तो उसे क्यों ताड़ रही है। इसके बाद जो बूट कैंप में आए बच्चे हैं वो वहाँ पे मजे मार रहे होते हैं, अलग अलग खेल खेल रहे होते हैं, और कुछ लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। और जब शाम हो जाती है तो जो ली है वो जैक और बिग डैनियल को अपने साथ कहीं ले जाता है और दिखाता है ये रहा तुम्हारा सरप्राइज, जहाँ पर उनके सामने हेयर डिपार्टमेंट लड़कियां होती है, जो कि देखकर लग रहा है कि उन्हीं का इंतजार कर रही है। और वो लोग ना क्या कर रही है वो तुम खुद देख सकते हो। और फिर जैक उन्हें सीधे कहता है, देखो मेरे पास और भी काम है और मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर डैनियल बिग डैनियल और जैक जाते हैं मीरा के पास, और अब वो लोग साथ में खेलने वाले हैं। जिसके बाद एक तरफ नामसू जैक और बिग डैनियल होते हैं, दूसरी तरफ क्रिस्टल, मीरा और हैनुल होती है। और जैसे वो लोग थोड़ा ड्रंक होते हैं तो भाई वो लोग अपना आपा खो देते हैं। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई सो रहा है कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग ये चल रही होती है। और इसलिए कहा जाता है कि टीनेजर्स को ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने लैपटॉप में इंटरनेट चला रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है मीरा की फ़ोटो को, जो कि अननोन वेबसाइट में सरफेस कर रही है। एंड हमें ये बताया जाता है कुछ बड़ा होने वाला है, वो भी नई तरह। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। और जब ज्यूस लड़के पे पानी गिरता है
तो लड़कियों को मजा आ रहा होता है, लेकिन जैसे ये काम वॉर्मिन करता है लड़कियां ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि भाई उसने कुछ गलती कर दी है। एंड इसके बाद जैसे ही वॉर्मिन मीरा की तरफ देखता है ना, तो मीरा उसे इग्नोर करती है और अपने उन्हें सोच रही होती है क्या मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही, ये बंदा शायद में वो ताड़ रहा है। भाई जब ये जो उसको ताड़े वो सही है, लेकिन इसे कोई नहीं ताड़ना चाहिए। और इसके बाद हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बताया जा रहा होता है कि जो कैंडल लाइट है वो खुद को सेक्रीफाइस करके वर्ल्ड में चारों तरफ रोशनी करती है, तो प्लीज़ उस इंसान के लिए सोचो जो कि हमारे लिए कैंडल लाइट है। और ये सुनकर ना अपना जैक काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि भाई मेरे को रोना क्यों आ रहा है इस शब्दों में। और जो लड़कियां थी ना वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बट जैसे ही मीरा अपने सामने देखती है जो वॉर्नबिन है वो उसे घूर रहा होता है और फिर से मीरा उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को भाई के दोस्तों को, जहाँ पर सभी लोग पिलो फाइट खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वास्को को भी जोश चढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों पिलो उठाता है एंड देन वो ऐसी पिलो फाइट खेलता है कि सभी की ऐसी तैसी कर देता है। और अभी ना देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सभी चीज नॉर्मल चल रही है, लेकिन ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वॉर्मिन को जो कि दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ होता है और वो लोग से पूछते हैं क्या तो पिएगा, तो जो वॉर्नबिन है वो कुछ बोलता नहीं है। और फिर जो दूसरे इंस्ट्रक्टर है वो उससे कहता है वैसे भी हम लोग इसे फेंक नहीं वाले, तो पिए ना फेंक क्या फर्क पड़ता है किसी को। और जब वॉर्नबिन वहाँ से निकलता है स्टोरेज रूम जाने के लिए, तभी उसके हाथों में हम लोग एक फ़ोन को देखते हैं जिसके अंदर मीरा की फ़ोटो होती है। और क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। और जैसे ही बंदा स्टोरेज रूम में पहुँचता है वो देखता है जियोस और मीरा को, और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हो। और फिर जियोस जवाब देता है कि ये बंदी रात में अकेले चल रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसके साथ चल लेता हूँ एज अ पनिशमेंट। बट अभी ना वॉर्नबिन का भाई दिमाग सटक चुका है, वो सीधे जियोस को दबोच लेता है। इसके बाद वो मोटू जियोस के मुंह में घुसन मार रहा होता है। और जो उसकी जेब से फ़ोन निकलता है तो उसके अंदर मीरा की फ़ोटो होती है, और इस चीज़ को वो नोटिस कर लेती है और उसे ऐसा लगता है कि वॉर्नबिन काफ़ी खतरनाक इंसान है, जिसके बाद वो उसे धक्का दे देती है एंड देन जियोस उसे पेलता है, भाई बहुत गंदा पेलता है। तभी साइड से मीरा आती है और उसे रोकती है और बोलते चलो इसका रिपोर्ट करते हैं। और फिर जियो थोड़ा नर्वस होते हुए जवाब देता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, एंड अगर तुम नहीं होती तो आज मेरा क्या ही होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्मॉल डैन को जो कि अपने स्टोर में थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके दुकान के सामने क्रिमिनल्स की लिस्ट लगी हुई थी। एंड ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर अपना जियोस भी इंक्लूड होता है, जो कि भाई क्या है तुम खुद पढ़ सकते हो। और इसका ओरिजिनल नेम होता है किम हाइमिन, जिसको अभी हम लोग किम ही बोलेंगे। जहाँ पर जो किम है वो मीरा को देखकर अपना आपा खो चुका है। वो कहता है अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। और अब मीरा को समझ आता है जिस इंसान को वो एक अच्छा इंसान समझ रही थी वो एक नंबर का दरिंदा था। एंड जैसे वो चिल्लाती है वैसे ही जो किम है वो उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो मारता है, और अब वो उसके साथ वही हरकत करने वाला है जो तुम सोच रहे हो। लेकिन उससे पहले हमें किम का पास दिखाया जाता है थोड़ा सा, जहाँ पर उसने एक बच्चे का स्नैक्स छीन लिया है और वो खा रहा होता है। और जब ये बात उसकी मैम को पता चलता है तो वो बोलती है अबे मोरे तो चुप कर, वैसे भी अगर तू खाएगा नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा, तेरा वेट ही लूज होगा। और जो किम है वो खा सकता है बिकॉज वो स्किनी और क्यूट दोनों है। और जब बंदा बड़ा होता है तो जो लड़कियां है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है बिकॉज वो काफ़ी हैंडसम है। एंड इसी का वो डिसएडवांटेज लड़कियों का एडवांटेज उठाता है बिकॉज उसे लगता है कि वो इतना खूबसूरत है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर किम ने अपनी क्लोथ्स उतार दी है और वो मीरा को बोलता है क्या तुम अपने क्लोथ्स नहीं उतारना चाहती, क्या तुम चाहती हो ये काम मैं करूँ। लेकिन फिर वॉर्नबिन की आंखें खुलती है और वो फिर से किम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन किम उसके पैरों पे मारता है। और जब वो गिरने वाला था तो वो उसका सिर पकड़ता है और उसके सिर को ना अपने नी से धे मारता है, जिससे उसके मुंह से खून ही खून। और इतना सब होने के बावजूद भी ना वॉर्नबिन अभी भी हार नहीं मानता। वो जानता है अभी वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर सीढ़ी बजाता है जिससे वहाँ पे कोई आ पाए। लेकिन ये चीज़ किम को पसंद नहीं आती और फिर से वो उसका मुंह पकड़ता है और ज़मीन पे मारता है। और अभी ना वो उसे और भी टॉर्चर करने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जैक को जो कि मीरा के दोस्तों के पास जाता है और बोलता है क्या वो अभी तक नहीं आई। तो उसके दोस्त लोग जवाब देती है हाँ शायद वो किसी डिफरेंट रूप में होगी इसलिए हमारे साथ नहीं आई, चलो तुम आओ हम लोग साथ में मजे करते पार्टी करते हैं। और फिर अपना जैक वहाँ से जाने लग जाता है और उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि मीरा ने उसे बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ सोएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई और अचानक डिफरेंट रूम में चले गई।
ये थोड़ा उसे सस्पिशियस फील लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हैनियल को भी अपने स्मॉल डैनियल का कॉल आता है एंड उसका कॉल पता चलने के बाद ना वो अंदर से काफी खुश थी, लेकिन वो उससे बोलती है तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता चला। और फिर स्मॉल डैनियल उसे जवाब देता है तुम्हारा नंबर मेरे को बिग डैनियल ने दिया और मेरे को तुमसे कुछ बताना है। और अब अपना बिग डैनियल फाइनली उठ चुका है और ये काम होता है हैनियल का। एंड यही बात जो अपना स्मॉल डैनियल है उसने हैनियल को बताई होगी, जिसके बाद अब वो उस बंदे को ढूंढने लग जाता है। इवन अब वो पुलिस को भी कॉल कर देता है उस बंदे का पता लगाने के लिए, और पुलिस को सीधे बोल देती है कि अभी वो टाइम लगेगा आने में, कम से कम 30 मिनट, बिकॉज जिस जगह वो है उस जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। और दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं जिसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसका दिमाग भाई काफ़ी ख़राब हो चुका है, और फिर वो मीरा को ढूंढने के लिए भागता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मीरा को जो कि रो रही होती है, और दूसरी तरफ जो अपना वॉन बिन है उसकी हालत भाई काफ़ी ख़राब हो चुकी है जिसे तुम खुद देख सकते हो। और अभी नकीम नाच रहा होता है और मीरा को उसके क्लोथ्स को उतारने को बोलता है, लेकिन मीरा रोते हुए बस उसे जाने को बोलती है, प्लीज़ मेरे को जाने दो। जिसके बाद बंदा भाई एंगर में आ जाता है और वो मीरा को मुक्के पे मुक्का मार रहा होता है, और फिर वो मीरा के क्लोथ्स अपने आप, जो तुम समझ रहे हो ना मैं वही बता रहा हूँ। एंड जैसे वो कुछ करने वाला तभी उसके पीछे आ जाता है जैक। एंड ये देखने के बाद ना भाई जैक का एंगर अपने पीक पर था, जिसके बाद जैक अंधा रस किम पर कर देता है, और इस मौके का फ़ायदा किम उठाता है और उसके पैर पर मारता है और फिर उसको गर्दन पकड़ता है और उसके ना बॉडीज़ पर अटैक्स करा जा रहा होता है उसके फेस को छोड़ के। एंड जब उसे ओपनिंग मिलती है तो भाई वो उसके फेस पे भी अपनी नी से दे मारता है। और थोड़ा सा हम लोग जैक के दोस्तों की तरफ भी एक बार नज़र डालते हैं जहाँ पर वो लोग उसे बुला रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक वो उन्हें मिल नहीं रहा होता। और अपना बिग डैनियल अपने मन में सोचता है इतनी बड़ी प्लेस में ढूंढना उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैक को जिसकी हड्डी पसलियाँ टूट चुकी है, लेकिन अभी भी वो खड़ा होता है। और अभी जो किम है वो जैक पर फाइनल किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरा जो जैक है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो अभी हार नहीं मान सकता, वो गिर नहीं सकता है। और तभी पीछे से ना किम का कोई पैर पकड़ लेता है और ये काम होता है वॉन बिन का। और जैसे किम का ध्यान पीछे जाता है यही एक जैक के लिए ओपनिंग होती है, और वो अपने हाथों का पूरा दम अपना दम पूरे हाथों में लगाता है और किम का मुंह तोड़ देता है। और जैसे अब उसे ओपनिंग मिलती है ना भाई वो उसका कुत्ता बना देता है, वो उसे एक हिलने तक का मौका नहीं देता है अपना जैक। और जिस जगह फाइट हो रही थी ना उस जगह काफ़ी देर बाद डैनियल और उसके साथी लोग पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि जो जैक है वो अभी अनकॉन्शियस है, लेकिन स्टिल वो उसे मार रहा है, और जो मीरा है वो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी जो किम है उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है, और दूसरा जो वॉन बिन है उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन वॉन बिन के चेहरे पे एक खुशी होती है, और फिर उसके सामने जैक भी होता है जो कि उसे शुक्रिया बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, जो उसने मीरा के लिए इतना सब कुछ किया, जो उसे बचाया उसके लिए। और इसी के साथ ही जो अपनी बूट कैंप आर्क है वो खत्म होती है। एंड हमें ये बताया जाता है कि जो जैक है वो 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो गया है, और जो मीरा है ना वो अपने जैक का ख्याल रख रही होती है। एंड जैक भी लाइक भाई लाइफ में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए मेरे को। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्मॉल डैनियल के स्टोर मैनेजर को, जहाँ पर वो उसे पेचेक देता है और बोलता है भाई मैं तो को इस बार एक्स्ट्रा मनी दिया है बिकॉज उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क जो किया है, तो इन पैसों से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीद दियो। और ये सुनने के बाद ना जो अपना स्मॉल डैनियल वो काफ़ी खुश हो जाता है। और अभी स्मॉल डैनियल अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि वो उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देगा, जिसे देखने के बाद वो डेफिनेटली थ्रिल्ड हो जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक मॉल, जहाँ पर अपना डैनियल आया हुआ होता है और बोलता है मेरे को कुछ कपड़े चाहिए। और जो उसके सामने लड़कियाँ होती है वो कहती है ये तो लेडीज़ का सेक्शन है ना, और मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं, तो तू यहाँ पर करने क्या आया है। और जब उसकी बात वो लड़कियाँ सुनती है तो वो हंसते हुए कहती है यहाँ पर कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव है, तो क्या तुम खरीद पाओगे भी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो अपना स्मॉल डैनियल है वो एक लड़की के पास आता है और बोलता है क्या मेरे को यहाँ पर विंडो सीट मिल जाएगी। और जब वो लड़की स्मॉल डैनियल को देखते ना भाई उसकी फट जाती है। और जब वो अपने घर के रास्ते पहुँचता है तो वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वही रास्ता है जहाँ पर मैं चलता रहता था, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो सुट्टा फूकते थे। और बंदे को वो पल भी याद आता है कैसे जो लोगन ली है जो उसके साथ ही लोग हैं वो उसे टॉर्चर करते। और तभी स्मॉल डैनियल के पीछे कोई आता है और बोलता है क्या तुम वही स्मॉल डैनियल हो ना। और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो बंदा बोलता है हाँ ये तो तुम ही हो। और स्मॉल डैनियल उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई ये बंदा है कौन, इसे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। बट वो बंदा बोलता है तुम अचानक से स्कूल से ट्रांसफ़र हो गए और अभी तुम कैसे हो। और अब वो बंदा स्मॉल डैनियल के साथ एक जगह बैठता है और बोलता है तुम्हारे ट्रांसफ़र होने के बाद सभी बच्चों के दर बैठे कब किसकी अगली बारी आ जाए, एंड ये तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड रहा होगा और तुम सेकेंड टर्म में नहीं, तुम समर हॉलीडेज़ के दौरान ही
यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे और अपना स्मॉलडैनियल सोच रहा होता है भाई ये इतना ज़्यादा बोल क्यों रहा है, और अभी वो बंदा किसी से चैटिंग भी कर रहा होता है। और फिर स्मॉलडैनियल बोलता है मैं तो बस यहाँ पर अपनी मॉम को देखने आया था। और फिर वो बंदा सीरियस होता है और बोलता है क्या तुम फिर से यहाँ से जाने वाले हो। और जब बात कुछ आगे बढ़े तभी उस बंदे के मुंह पे एक जोरदार बॉल पड़ती है और ये काम होता है लोगन ली के दोस्तों का, जो कि उस जगह पहुंच चुके हैं और उन्हें इसी बंदे ने बुलाया है। और उन्हें देखकर ना जो स्मॉलडैनियल है उसे अपना वर्स्ट पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर वो इनसे कभी भी नहीं मिलना चाहता था। और लोगन ली का दोस्त स्मॉलडैनियल को बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई पिकाचू, तुम बिना बताए यहाँ से निकल गए। और हमें पता चलता है स्मॉलडैनियल के जाने के बाद जिसकी लंका लगी थी वो उसके पीछे ही बैठा हुआ है, एंड ये वही पिकाचू जो नया पिकाचू बना है। और फिर जो डैनियल के साथ ही होते हैं वो उससे उसके पैसे वगैरह लेते हैं, एंड इसके अंदर वो पैसे भी रखे हुए होते हैं जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। और फिर अपना स्मॉलडैनियल उन्हें जवाब देता है थोड़ा नर्वस होते हुए जो एनेबल में पैसे वो मेरे को वापस दो, मेरे को मेरे 5000 वॉन वापस चाहिए। और ये सुनकर जो लोगन ली का साथ ही था उसका दिमाग खराब, और जैसे वो कंधा पकड़ता है तभी उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। और जब दूसरा बंदा स्मॉलडैनियल की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है स्मॉलडैनियल उसका पैर पकड़ता है और भाई वो उसे भी नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर ना उसने 1v2 कर लिया काफी इजीली। और तभी सामने से एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि बोलता है पिकाचू। और ये सुनकर ना अपना स्मॉलडैनियल काफी डर जाता है। और वहाँ पर एंट्री होती है अपने लोगन ली की, और अब वो अपने साथी को बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे को बताओ। और फिर बंदे को वो पल याद आता है कि कैसे लोगन ली ने उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। और अभी लोगन ली काफी गुस्से में स्मॉलडैनियल को बोलता है अबे साले तू अचानक से कैसे भाग गया, क्या तेरे को मेरे साथ नहीं खेलना था। और अभी स्मॉलडैनियल लोगन ली से इतना डर चुका है कि वो उससे आंखें तक नहीं मिला पा रहा होता। और जो लोगन ली के साथ ही होते हैं फिर वो डैनियल को काफी बुरा पीटते हैं और जो उसके पैसे वो लेके वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अपने स्मॉलडैनियल को जो कि उस जगह पहुंच चुका है जिस जगह उसकी मॉम काम करती है उनसे मिलने के लिए। लेकिन जो वहाँ पर आंटी होते हैं ना वो जो कहती है जो मिस किम है वो हमेशा बाहर जाती है जब हम लोग रेस्ट करते हैं। और दूसरी आंटी कहती है कि वाह तुम उनके बेटे हो, उन्हें प्राउड होगा तुम पे। लेकिन वो ना अपने ये भी सोच रही होती है कि भाई इससे अच्छा तो मेरा बेटा है। I mean, दिखा कुछ और रही है सोच कुछ और रही है। और फिर बंदा बाहर जाता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, और वो ना मन ही मन काफ़ी खुश था कि जब उसकी मॉम उसे देखेगी तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाएगी। और इवन वो अपनी मॉम के लिए गिफ्ट भी ला रखा है। पर फिर वो अपनी मॉम को देखता है जिस पर कोई चिल्ला रही थी और वो कहती है तुम इन सब जगह क्यों ले जा रही हो, कोई और है जो कि ये काम करता है। लेकिन उसकी मॉम बस उसे सॉरी कहती है और यहाँ पर ना वो कार्डबोर्ड को बेच कर पैसा कमाती है। और ये सब देखकर ना डैनियल काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसका ना अपनी मॉम के पास जाने तक का मन नहीं करता। फिर हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर जब उसकी मॉम उसका दिया हुआ गिफ्ट देखते वो काफ़ी खुश होती है। वो बोलते हैं मेरा लड़का मेरे लिए गिफ्ट लाया, वो भी अपने पैसों से। लेकिन वो डर लग रहा है कि क्या मेरे को इसे पहनना चाहिए क्योंकि डैमेज ना हो जाए। और अब उसकी मॉम एक स्माइल के साथ उसे कहती है बेटा अगर तुम पैसों की चिंता कर रहे हो तो मत करना, बिकॉज मैं भी अर्न कर रही हूँ, तुम्हारा बस काम एक ही है वो है अपनी स्टडी पे फोकस करो। और अब बंदा रियलाइज़ करता है कि जो उसकी मॉम ने उसे पैसा दिया था वो काफ़ी मेहनत से उन्होंने कमाया है। और फिर स्मॉलडैनियल अपनी मॉम से पूछता है मॉम क्या आपको वो इंसान याद है जो मेरे साथ रहता है। तो उसकी मॉम जवाब देती है हाँ मैं जानती हूँ उस इंसान को जो तुम्हारा दोस्त है और उसका भी सेम नाम है जैसे तुम्हारा है। जिसके बाद अब काफ़ी चौड़ में स्मॉलडैनियल अपनी मॉम को बोलता है मॉम इस हॉलीडे वो अकेला है तो क्या वो हमारे साथ रह सकता है, बिकॉज अब स्मॉलडैनियल का प्लान होता है जो पैसे लोगन ली ने उससे हटिए आए उसे वापस लाना। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग बस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़कियाँ किसी को घूर रही थी जो कि और कोई नहीं अपना बिग डैनियल होता है। और तभी अपने बिग डैनियल के सामने आ जाता है जय, और उसे देखकर ना अपना बिग डैनियल भी लाइक जय तू यहाँ पर कर क्या रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि जय भी उसी जगह जा रहा है जिस जगह अपना बिग डैनियल है। एंड इसके बाद वो लोग बस में बैठते हैं एंड अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। और जय ना इस जर्नी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है बिकॉज भाई उसे अपने बिग डैनियल के साथ जाने का जो मौका मिला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो इस बिग डैनियल और जय है वो अपने स्मॉलडैनियल घर में पहुंच चुके हैं। और जैसे उसकी मॉम उन्हें देखती है वो कहती है तुम सभी का स्वागत है, जो मेरा बेटा है वो अभी सो रहा है और मैं नहीं जानती थी मेरे बेटे के इतने सारे दोस्त हैं। और फिर बिग डैनियल बोलता है उन्हें आप क्या कर रहे हो, और उसकी मॉम बोलती है क्या मैं अपने बेटे को जगा दूं। और फिर बिग डैनियल जवाब देते नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे सोने दो। और अभी ना जो वहाँ पे चीज़ें होती है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती बिकॉज उसकी मॉम रिसाइकिल पेपर्स को कलेक्ट कर रही है एंड इसलिए वो चीज़ों को अभी सही नहीं कर पाई। तो वो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं। और फिर बिग डैनियल जय को बताता है कि वो बंदा
जो कि अपनी मॉम के साथ सो रहा है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसी के साथ रहता हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आया बिकॉज वो अभी कुछ परेशानी में फंसा हुआ है। और अभी ना जो अपना स्मॉल डैनियल है वो भी उठ चुका है और वो जय को बोलता है हेलो, मैं तुम्हारे बारे में सुना था और हम दोनों का सेम नाम है और हम दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। और फिर जय को बिग डैनियल की वो बात याद आती है जब उसने उसे कहा था ये मेरा कीमती दोस्त है जिसके साथ मैं रहता हूँ। जिसके बाद वो चिंगम देता है और ये देखने के बाद स्मॉल डैनियल भी लाइक तू मेरे को चिंगम दे क्यों रहा है, तू इसे चबा सकता है जब तू स्मोक छोड़ने की ट्राई कर रहा हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करता नहीं। बट वो फिर ले भी लेता है एंड उसे थैंक यू बोलता है। और अब स्मॉल डैनियल पेपर्स को इकट्ठा कर रहा होता है और जय को बताता है कि मेरी मॉम ने मेरे को 5000 वॉन दिया था जो कि उन्होंने मुझसे चुरा लिया और ये पैसे मेरी मॉम ने बिग डैनियल को दिया था और उन्होंने ये पैसे पेपर्स को रिसाइकिल करके कमाया है। और बात पैसों की नहीं है, बात उसके लिए इस चीज़ की है कि ये उसके लिए ताबीज़ की तरह है। और ये सुनने के बाद ना जय भी थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और उसे बिग डैनियल की वो बात याद आती है जब उसने उसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए आया हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लोगन ली के सीनियर्स को देखते हैं जिसे उसने पैसे दिए और उसके अंदर वो 5000 वॉन भी होते हैं जो बिग डैनियल के थे। एंड इसके बाद लोगन ली को पड़ता है एक थप्पड़ और उसका सीनियर से कहता है अबे साले क्या तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये क्या है। और फिर बंदा शांति से माफ़ी मांगता है और जो ये काम स्मॉल डैनियल के साथ करता था आज वो काम इसके साथ हो रहा है, उसके सीनियर्स उसकी बजा रहे हैं। और इसके बाद जो सीनियर्स होते हैं वो 5000 जो वॉन होता है उसे गिरा देते हैं, बोलते हैं भाई मेरे अपने को ऐसे चीप पैसे नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जब लोगन ली अपने घर की तरफ जा रहा है तभी उसके पास कोई आता है जो कि उससे पैसों की बात करता है, जो सुनकर लोगन ली भी लाइक भाई क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, किसने भेजा, क्या तेरे सीनियर से तो नहीं भेजा। और जो उसके सामने वो और कोई नहीं अपना जय होता है जो कि अपने कपड़े उतारता है और यहाँ पर न वो उसे अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहा होता है। और अब लोगन ली उसे बोलता है चल भाई तू मेरे साथ चल, तेरे को मैं बताता हूँ पैसा कैसे देते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के सीनियर्स को जहाँ पर किसी ने उन्हें मार के उनसे उनके सारे पैसे चुरा लिया। और ये बात वो सभी लोग गन को बता रहे होते हैं। और फिर गन काफ़ी चौड़ में उन्हें कहता है तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे मजहब को सही करूं, लेकिन अब मैं पैसे कलेक्ट नहीं करता। और जो लोग थे वो पूछते लेकिन फिर हम लोग करें क्या अभी। तो गन जवाब देता है जॉन को अभी पैसे कलेक्ट करता है तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर लूंगा, ठीक है खुश। और उसके सामने ना क्रिस्टली बैठी भी होती है और गन उसे बोलता है मैं कंफर्टेबल हूँ कि प्रेसिडेंट ने मेरे को तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाया और मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पा रहा हूँ तुम्हारी चीज़ों में। और फिर क्रिस्टल उसे जवाब देती है ये बॉडीगार्ड नहीं होता, यह है मेरे ऊपर नज़र रखना और तू हमारे बिजनेस पर भी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। एंड जब तेरे को यूं ने बुलाया था तो तू गया क्यों नहीं। और गन जवाब देता है वो वैसे सिचुएशन थी नहीं जिसमें मेरे को इन्वॉल्व होना चाहिए था। और वो एक चीज़ का रीज़न ही बताता है कि जिस बंदे ने यूही के साथ फाइट करी थी वो उनकी फैमिली के लिए पैसे कलेक्ट करता है एंड इसीलिए वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो पाया और इसीलिए उसे उनका नेगोशिएशन कराना चाहिए। और उधर ना एक और बंदा बैठा हुआ होता है जो कि किसी पर नज़र रख रहा है, उस इंसान पर जिस इंसान को प्रेसिडेंट ने उसे बोला है नजर रखने को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लोगन ली को और जब वो जय पर अपने हाथों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी जय उसके हमले को डॉज करता है और उसके मुंह पे लगातार पंचिस पे पंचिस मार रहा होता है। इवन फिर वो उसके मुंह पे लात से भी हमले करता है। एंड अभी लोगन ली समझ चुका है ऐसे तो वो उसे नहीं हरा सकता एंड इसीलिए अब वो यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला है। वो 5000 वॉन अपनी जेब से निकालता है और काफ़ी चौड़ में कहता है जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलने वाली और मैं तुम्हारे आंखों के सामने इस 5000 वॉन को फाड़ूंगा। जिसके बाद जय लोगन ली पे अंदर रस कर देता है और इसी मौके का फ़ायदा लोगन ली उठाता है और जब वो उस पर अपने हाथों से मारता है तो इस हमले को डॉज कर देता है लेकिन फिर वो उसके बाल पकड़ लेता है। और फिर लोगन ली जय के मुँह पे मुक्का बजाता है और इसके बाद वो लॉक लगाता है और बोलता है तुम मेरे को अब बताओ तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने। लेकिन सही वक्त पे अपने बिग डैनियल की एंट्री होती है जो कि लोगन ली की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है। जिस चक्कर में जो लोगन ली है वो जय को छोड़ता है और बिग डैनियल की तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और उसका हाथ देख कर ही ना अपने बिग डैनियल की फट जाती है लेकिन फिर भी वो उसके हाथों पे तमाचा मारता है। और ये देखने के बाद लोगन ही डर जाता है, वो सोचता है भाई इसने मेरे अटैक को रिफ्लेक्ट ऐसे कर लिया। और वो ना जय और बिग डैनियल को देखकर यही सोच रहा होता है कि भाई ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे, किस लिए आए, किसने इन्हें भेजा है। लेकिन जैसे लोगन ली बिग डैनियल के पास आता है मानो जो अपने बिग डैनियल कॉन्फिडेंस है ना वो खत्म हो चुका है, उसका जो डर है वो उसके ऊपर हावी हो चुका है, तुम खुद देख सकते हो उसके रिएक्शन से। और लोगन ली बिग डैनियल को बोलता है यार आज का कितना घटिया दिन है, क्या मेरे को अब तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। और चाहे अपने बिग डैनियल की कितनी फट क्यों ना रही हो लेकिन लोगन ली जानता है कि अगर वो उससे फाइट करेगा
तो शायद वो हार जाए एंड इसलिए फिर वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जय को, जिसे बिग डैनियल ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है और वो उसे कहता है तुम उठ गए। जो देखकर जय थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बिग डैनियल उसे बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम घर से इतनी दूर आए क्यों। और हो सकता है कि शायद वो बंदा तुमसे फाइट करने की ट्राई कर रहा हो एंड इसलिए तुम्हें यहाँ पे फाइट करना पड़ा। और फिर जय उसे उसके पैसे देता है जो उसे चुरा लिए गए थे एंड ये देखकर जो बिग डैनियल है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है एंड रोने लग जाता है, बिकॉज उसे अभी शर्म आ रही होती है कि वो खुद के पैसे खुद छुड़ा नहीं पाया, इवन किसी और को उसकी हेल्प करनी पड़ी, इवन उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो गई, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वास्को भाई के सामने स्मॉल डैनियल आया हुआ है और वास्को भाई बोलते हैं क्या काम है तेरे को, तो स्मॉल डैनियल जवाब देता है मेरे को चेंज होने का है। अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो अपना स्मॉल डैनियल है वो वास्को भाई के साथ रनिंग कर रहा है, लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और वो सोच रहा होता है भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मारा जाऊंगा। और फिर बंदे को वो पल याद आता है जब उसने वास्को भाई को बोला था मैं बदलना चाहता हूँ, जिसके बाद जो वास्को भाई है उसने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और अब जो वास्को है वो अपने स्मॉल डैनियल को बोलता है तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, और स्मॉल डैनियल हाफते हाफते जवाब देता है क्या मैं हमेशा ऐसे करता रहूँगा, क्या मैं चेंज नहीं होऊंगा। और फिर वास्को उसे बताता है जो तुम्हारे एफर्ट्स है वो तुम्हें कभी बिट्रे नहीं करेंगे अगर तुम अपना बेस्ट राय दो तो, और जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारे एफर्ट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। जो सुन के अपना स्मॉल डैनियल भी लाइक क्या बात बोला रे। और फिर वास्को से कहता है विदाउट एफर्ट तुम्हारी बॉडी का बदलना इम्पॉसिबल है। और फिर हमें वास्को भाई की ट्रेनिंग पता चलती है जो होती है 100 सीटअप, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। और फिर उधर जेस भी आ जाता है जो कि वास्को को देखकर खुश होता है और बोलता है गुड मॉर्निंग वास्को, तू इधर है। और फिर वास्को से जवाब देता है अबे तूने मेरे को ढूंढ लिया अपने टेलीपैथी का यूज करके। और जेस थोड़ा सरप्राइज एंड वो तो सोच रहा होता है कि भाई मैंने जीपीएस का इस्तेमाल करके ढूंढा है ना कि टेलीपैथी का। और फिर बंदा स्मॉल डैनियल के पास आता है और बोलता है अबे तू कर क्या रहा है। और फिर वो ना उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा वास्को के साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है और ये विदाउट रीज़न उसका बस टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वास्को जल्दी से थक जाएगा और इससे हार मान लेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक टीचर को जो कि एक बच्चे को बोलता है नंबर 20 उठ जाओ और मेरे को इस सवाल का जवाब दो। और जो नंबर 20 था वो अपना जैक है और जैक अपने दोनों हाथ खड़े करता है और बोलता है मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कैसे जवाब दूँ। और टीचर बोलता है फिर तो स्कूल क्यों आया। और जैक बोलता है क्योंकि मेरे को अपनी अटेंडेंस परफेक्ट रखनी है ना इसीलिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जो जैक है ना वो काफ़ी खुश होता है बिकॉज उससे कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा है और वो इंसान और कोई नहीं मीरा होती है। एंड मीरा ना उसका रिएक्शन देखकर खुद शर्मा जाती है, सोच रही होगी भाई मैं किस गधे को खाना खिला रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बिग डैनियल को जिसके सामने कोई एक ड्रिंक रख देता है जो कि होता है वास्को और उसे बोलते हैं ये पी लो, मैंने इसे ग्राउंड से उठाया है। जो चीज़ अपना जय भी देखता है जहाँ पर बिग डैनियल वास्को शुक्रिया कह रहा है एंड पूछ रहा होता है कि तू हर दिन इसे उठाता कहाँ से है। और जो बिग डैनियल है वो अपने मन में सोचता है कि जो वास्को भाई का बर्न नकल गिल्ड है आई मीन ग्रुप है वो किस टाइप का ग्रुप है। लेकिन तभी अपने बिग डैनियल के पास जय आता है जो कि उसे 2 ड्रिंक ऑफर करता है। वास्को ने उसे 1 करी थी, यहाँ पर वो उसे 2 कर रहा है। और फिर हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर बिग डैनियल अपने घर जा रहा होता है और वो अभी बर्नल ग्रुप के बारे में जानने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड होता है, क्यूरियस होता है। और तभी उसे बर्नल ग्रुप का एक बंदा दिखता है जो कि एक दादी की हेल्प कर रहा था जो कि कर नहीं पा रहा था। और फिर अपना बिग डैनियल उसके पास आता है और जैसी जो गाड़ी थी उसे धक्का देता है ना, भाई उसकी पावर इतनी होती है कि वो आगे ले जा लेता है उस गाड़ी को। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जेस की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो पेड़ पर एक जोरदार किक मारता है लेकिन जो उसके ऊपर बॉल अटकी हुई है नीचे गिरती नहीं है। एंड ये देखकर जो वहाँ पे बच्चे थे वो रोने लग जाते हैं, वो बोलते हैं यार तूने कहा था कि तू उसे निकाल लेगा, वो रियली में काफ़ी एक्सपेंसिव थी। लेकिन अचानक से बॉल निकल भी जाती है और ये काम होता है अपने बिग डैनियल का। और अभी ना बाद में जो जेस है वो बिग डैनियल के बारे में सोच रहा होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, उसने रियली में वास्को को हराया है। और तभी ना उसके पास में कोई बोलता है एक्सक्यूज मी और ये काम होता है स्मॉल डैनियल का। और फिर जेस बोलता है क्या हुआ और स्मॉल ने पूछता है तुम किस बारे में सोच रहे हो, तो जेस बताता है एक कुछ नहीं एक बेवकूफ़ था उसके बारे में। और जो स्मॉल डैनियल है फिर वो जेस के सामने वास्को की तारीफ करने लग जाता है, लाइक वो काफ़ी अच्छा है, ताकतवर है एंड उसे देखकर लगता है कि शायद वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है। और जब जेस स्मॉल डैनियल की ये सब बातें सुनता है और उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद ये बंदा भी पहले काफ़ी ज़्यादा बुलिड हुआ है। और फिर हमें वास्को का पास्ट बताया जाता है जहाँ पर पहले उसका नाम ली उनटे था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को भाई का पास जहाँ पर वो जेस के साथ खेल रहा है और जेस उसे कहता है
मैं हीरो, वो इंसान जो कि सभी को जस्टिस देगा, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पेल डालूंगा। और फिर वास्को उससे पूछता है क्या होगा अगर जो हीरो है वो दूसरों की हेल्प ना करे, तो ये गलत होगा। क्या होगा अगर जो विलन है वो कुछ ज्यादा ताकतवर निकले। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को और जेस को, जो कि सेम ही स्कूल में सेम ही क्लास में होता है। और वास्को नर्वस होते हुए जेस को बोलता है, हे जेस, क्या तुमने कभी वीडियो गेम्स खेले? तो जेस जवाब देता है, हाँ, क्या तुम भी खेलना चाहते हो? और वास्को एक्साइटेड और बोलता है, हाँ हाँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। और फिर उनके पास कुछ और 3 लौंडे आते हैं जो कि बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, तुम लोग किस स्कूल से हो, चलो कैफे चलते हैं। और इस बात के लिए जेस और जो वास्को है वो एग्री कर जाते हैं। एंड देन वो लोग कैफे जाते हैं और वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस कैफे के अंदर सीनियर्स आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें डराने लग जाते हैं। और फिर जेस के दोस्तों के पास एक बंदा आता है मोटा और बोलता है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? और अगर नहीं तो मेरे को अभी बताओ। और जिनके साथ जेस गया था ना, उनके पास होता है सिगरेट, जो कि उन सीनियर्स को दे देता है। और जब सीनियर्स उन्हें अपने साथ बुलाते हैं तो जेस को भी उनके साथ जाना पड़ता है। बट तभी साइड से वास्को बोलता है, जेस उनके साथ मत जाओ। जो सुनकर ना वो मोटा अपने वास्को पर भिड़ जाता है एंड देन उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर जो मोटा है वो वास्को को और मारता है, बिकॉज वो अभी भी खड़ा होता है अपने सीनियर के सामने। और इस पॉइंट पे ना जो जेस है वो भी अपने वास्को को इग्नोर कर देता है। और जो उन सीनियर्स का लीडर है वो काफी चौड़ में वास्को बोलता है, तूने इन बच्चों के सामने मेरा मजाक बनाया है और अब तेरे को मेरे साथ खेलना पड़ेगा। और बाद में जब वास्को अपनी क्लास में आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। और जो जेस था वो उसे देखकर बोलता है, यार मैं जानता हूँ तेरा मतलब काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन फिर वास्को काफ़ी चौड़ में कहता है, कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ वास्को, आई मीन जेस। और फिर सीन शिफ्ट होता है और बाद में जब जेस टॉयलेट के लिए जा रहा था तभी वो देखता है वास्को को, जो कि रो रहा था। और फिर से वो यहाँ पर ये सब चीज़ देखने के बाद भी उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वास्को अपनी क्लास में नहीं आया हुआ। और ये चीज़ देखकर जो जेस है वो समझ जाता है कि वास्को काफ़ी बुरा मार खाया, जिस कारण वो स्कूल नहीं आ पाया है। और फिर जेस के सामने वही बंदा आता है जिसकी वजह से वो उन सीनियर से मिले थे। और वो बंदा जिसको बोलता है, जब मैंने उन्हें बताया कि वास्को स्कूल नहीं आया है तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं उसके दोस्त को बुलाऊं, और अब वो तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उन्हीं सीनियर्स को, जहां पर वो लोग एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं। और फिर जो उन सीनियर्स का लीडर है वो जेस के आँख, नाक, कानों में मार कर चला रहा होता है। और फिर वो काफ़ी गुस्से में उसी मारकर को उसकी नाक में घुसाता है और सीरियस वे में कहता है, आज वो तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं आया, लेकिन कल उसे बुला लेना, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। फिर जेस पहुंच चुका है वास्को भाई के रूम में एंड उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ चल रही होती है कि वास्को कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या वो सही तो है अभी। और फिर जेस वास्को के घर का दरवाज़ा खोलता है और उसे पूछता है, वास्को क्या तू ठीक तो है ना? तो वास्को जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ पर कर क्या रहा है? और फिर जेस थोड़ा बहाना मारते हुए जवाब देता है, यार तू इतने समय से स्कूल नहीं आया था, मेरे को लगा कुछ हो तो नहीं गया तेरे को, और जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी सारा काम दे दिया था, तो इसलिए मैं तेरे को यहाँ पर काम देने आया था। और बंदा ये भी नोटिस करता है कि जो उसके साइड में डेस्क होता है ना, वहाँ पे टिश्यू में खून ही खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब जो वास्को है वो काफ़ी पीटा हुआ है। और ये चीज़ जेस रियलाइज़ कर चुका है अभी। और जैसे बंदा वास्को को पेन और पेपर देता है ना, तो ये देखकर वास्को काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड ये चीज़ ना जेस रियलाइज़ कर चुका है कि वास्को क्या हुआ है, बिकॉज उसने ये सब चीज़ें पहले भी देखी हुई थी। जिसके बाद उसके पास आता है, उसकी छाती में देखता है, भाई तुम खुद देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्या करा हुआ है अपने ये वास्को का हाल। और जेस ये सब देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, बेवकूफ़, तू उनसे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता, सब सही हो जाएगा। और फिर वास्को से जवाब देता है, मैं उनसे हार नहीं सकता, अगर मैं रो गया तो वो लोग सुपीरियर फील करेंगे और वो लोग बस दूसरे बुली को दिखाना चाहते हैं, और अगर मैंने उनकी बात मान ली इसका मतलब मैं हार गया, और इसीलिए मैं हार नहीं सकता। और अभी जेस रियलाइज़ करता है कि जो वास्को है वो खुद के तरीके से उन सीनियर से फाइट कर रहा है। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो जेस के पास आए हुए तो खुद उसके क्लासरूम में, और कहते हैं, हमने तेरे को उसे यहाँ पर लाने को बोला था ना, तो तूने ऐसा किया क्यों नहीं, और बता तूने उसे बोला क्या है। तो जेस काफ़ी घबराते हुए उन्हें जवाब देता है, भाई तुमने उसे काफ़ी मार लिया, प्लीज़ अब बस करो, अब रोक दो ये सब। जो कहते हैं ना, जेस को उसके मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का पड़ता है। और जो उन सीनियर्स का लीडर था अब वो भी काफ़ी गुस्से में, और वो अपना पेन निकालता है एंड वो कुछ ऐसा करने वाला है ना
जो हम लोगों ने इमेजिन तक नहीं किया होगा। लेकिन तभी साइड से आवाज आती है रुक जाओ, और हम लोग देखते हैं फाइनली अब उस जगह एंट्री होती है अपने वास्को भाई। और वास्को को देखकर ना जिसको काफी बुरा लग रहा होता है, उसे वो पल याद आता है जब उसने अपने साथी को इग्नोर करा था, और वो खुद को ना वास्को दोस्त बुलाने तक की हिम्मत नहीं कर रहा होता। बट जो वास्को था वो अपने जेस के लिए उन बंदों से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है और बोलता है ये मेरा दोस्त है और उसे जाने दो। और अब जो मोटा था वो वास्को के मुंह पे एक किक लैंड करता है, जिसके बाद जब वास्को उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो मोटा उसके हमले को काफी इजीली डॉज कर देता है और फिर दूसरा बंदा उस पर किक मारता है। और यहाँ पर ना जो वास्को है वो काफी बुरा पिट रहा होता है, वो एक भी अटैक किसी पर भी लैंड नहीं कर पा रहा। और अभी ना तुम लोग खुद देख सकते हो कि जो वास्को की हालत है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो फाइट करने के लिए रेडी हो रखा है। और ये सब चीज़ें ना जेस नहीं देख पाता, जिसके बाद वो उन सीनियर्स के लीडर के पास आता है एंड उनके सामने झुक के वास्को छोड़ने की भीख मांग रहा होता है। लेकिन फिर वो उसका हाथ तो पकड़ता है, बट वो उसके मुंह पे लगातार मुंह पे पंच से पंच मारा जा रहा होता है। और जो दूसरे बच्चे हैं ना वो बस इस सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और जो वास्को है ना वो जेस को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे मोर ने दबोच रखा है। और जो उन सीनियर्स का लीडर है भाई वो जेस के मुंह पे रुकता ही नहीं है, वो भाई उसकी हालत ख़राब कर दी है। और जो दूसरे बच्चे होते हैं ना वही बात कर रहे होते हैं कि जो चीज़ है वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है, अभी उन्हें इन टैटूज़ के बारे में टीचर्स को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा भागता है गेट की तरफ ये देखने के लिए कि कोई आ ना जाए, बट अचानक से ना वो उड़ जाता है। और अब उस जगह 2 और बंदे आ चुके हैं, और जो पीले वाला बंदा है वो कहता है एक बंदे के 1000 तो हर इन तीनों के मैं 3000 लूंगा। और ये ना वही बंदा होता है जिसे पहले उन सीनियर्स ने काफी ज्यादा बुली किया था, और वो अपने साथ एक और बंदे को लेके आ गया इन्हें उनकी धुलाई करने के लिए। और जो ये पीले वाला बंदा होता है ना उसका नाम भी किम होता है, एंड वो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है इस फाइट के लिए। जिसके बाद जैसे मोटू किम की तरफ आगे बढ़ता है उस पर पंच मारने के लिए, वैसे उसके पैरों पे मारता है एंड देन अपनी नी से उसके मुंह को तोड़ देता है। और बंदा यहाँ पे नहीं रुकता, जिसके बाद उसे घुटने तोड़ देता है। और अब उसके सामने एक ही बंदा है जो कि होता है उन सीनियर्स का लीडर, जो कि उसे चाकू दिखाता है और बोलता है तेरे को क्या लगता है क्या मैं कोई जोक हूँ। बट जो किम होता है ना तभी वो नोटिस करता है वास्को को जिसके शरीर पे टैटूज होते हैं, और वो फिर काफ़ी गुस्से में उन सीनियर्स के लीडर को बोलता है काफ़ी समय हो गया जब मेरे को अब पनिशमेंट की चिंता नहीं होगी और मैं फ्रीली तुमसे फाइट कर पाऊंगा। और फिर जो वो सीनियर का लीडर होता है वो किम की तरफ आगे बढ़ता है अपनी नाइफ लेके, लेकिन जो किम होता है ना वो साइड से एक चेयर उठाता है और उसके मुंह पे दे मारता है, जिससे उसके मुंह से निकलता है खून ही खून। और वो बंदा काफी चौड़ में किम को कहता है तूने मेरे दांत तोड़ दिए, क्या तू जानता है इनकी कीमत कितनी है। और फिर वो अपने पैरों से उन सीनियर के लीडर के हाथों कुचलने लग जाता है, जिससे उस बंदे को काफी दर्द होता है। और अब किम उसे मारते मारते बोलता है कि एक मेरी गली का बच्चा है जो कि मेरे को काटने की ट्राई कर रहा था, फिर मैंने उसके जो सभी फिंगर्स है उसे तोड़ दिया। और अब उन सीनियर्स का लीडर चिल्लाते हुए किम को बोलता है तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो किम जवाब देता है क्या तू ये बात नहीं जानता, जैसा तूने उन बच्चों के साथ किया वैसे ही सेम मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। जो सुन के ना बंदा चुप हो जाता है, और फिर वो काफी भयानक हंसी उस सीनियर्स के लीडर को दिखाता है और बोलता है अब मैं तेरे को बिना रीजन के मारने वाला हूँ। बस तभी तो टीचर आ जाते हैं, एंड ये देखने के बाद जो सीनियर्स होते हैं उनकी जान पर जान आती है। और अब उन सभी को टीचर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग किम पर आरोप लगा रहे होते हैं कि ये एक रियल गैंगस्टर है, इसकी वजह से सारा कलेश हुआ है। लेकिन वो सभी को वासु की हालत दिखाता है और टीचर को बोलता है देखो तुम मेरे को डिटेंशन सेंटर भेज सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें स्कूल ही बंद करना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता तुम पे यह है कि तुम मेरे को आराम से सीधे सीधे जाने दो। जिसके बाद किम को वहाँ से सीधे सीधे जाने दिया जाता है। और जो किम है वो उन बच्चों को बोल रहा होता है चलो बाद में मिलते हैं, मेरे को मेरे पैसे भेज देना। बट जो डैनियल वास्को था वो उसको देकर काफी इम्प्रेस था, और वो उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे से ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। तो वो उसे वही सेम जवाब देता है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है हर रोज। और फिर उधर वो बंदा भी आ जाता है जो कि किम को लेकर आया हुआ था, और वो वास्को के दोस्तों से बोलता है गाइज क्या तुम्हें राइस केक लोगे। और जहाँ पे राइस केक लगा हुआ था ना जिस निडल पे, उस निडल की नुकीली चीज को देखने के बाद जो वास्को था वो काफी घबरा रहा था, जिसका मतलब कि उस चीज को देख रहा है नुकीली चीजों से वास्को के अंदर एक फेयर आ चुका है। लेकिन इस चीज को जेस नोटिस कर चुका है, जिसके बाद वो उसे वास्को को टैटू बनाने ले जा लेता है जिस जगह उन्होंने उस पे निशान दिया हुआ है। एंड अब तुम लोग समझ गए होगे कि जो वास्को के ऊपर इतने सारे टैटूज है उसका रीजन क्या है। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर जेस सोच रहा होता है कि इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ है, हम लोग नए नए दोस्तों से मिले, हम लोगों ने क्रेजी वर्कआउट करी है। लेकिन तभी उसके पास स्मॉल डैनियल आता है और उसे बोलता है भाई क्या तू ठीक तो है ना। और फिर जेस उसे बोलता है अबे तेरे को क्या हो गया,
तो स्मॉल डैनियल जवाब देता है तो तब से हिल नहीं रहा था, तो मेरे को तेरी चिंता हो रही थी। और इसके बाद वो उसे घर स्कूल जाने को बोलता है, लेकिन तभी उसे पीछे आवाज़ आती है एंड उसकी तरफ ना कुछ बाइकर्स आ रहे होते हैं एंड ये वही सीनियर्स होते हैं जिनका काफ़ी समय पहले उनसे भिड़न हुआ था। जहाँ पर जब एक बंदा जेस को देखता है वो पहचान जाता है कि वही बंदा है, जिसके बाद वो अपनी चाकू निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेस उसे ना एक कुर्सी से भाई उसके मुंह पे दे मारता है और दूसरे बंदे को वो अपने घुटनों से मारता है और ऐसे जितने भी वहाँ पे लोग थे, तीनों लोग थे, उनको वाइप आउट कर देता है। और इसके बाद हम लोग एक कुत्ते को देखते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि जो बीनू है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये एक प्योर ब्रीड रिट्रीवर है और ये काफ़ी स्वीट भी है। और फिर हमें बीनू का बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक मिक्स ब्रीड था और उसे देख कर ना जो एक लड़की थी वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है काफ़ी क्यूट है, मैं इसके साथ सोऊंगी, हर रोज़ सोऊंगी, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक ये सब चीज़ें। और जो वो बच्ची थी ना वो बीनू के बच्चे का नाम भी रखती है जिसका नाम था इनू, और वो इनू को बोलती है चलो अब हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। और जब इनू बड़ी होती है तो वो अपनी मॉम के साथ होती है और वो यही सोच रही होती है कि जब मैं अपनी मॉम और ओनर के साथ थी तो मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट ये चीज़ ना जो बच्ची थी उसे पसंद नहीं आती, जो कि अभी बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो बीनू को ऑर्डर देते हैं कि वो उसका इंतज़ार करे और वो उसके बच्चे को लेकर चले जाती है, जिसके बाद सालों बीत जाते हैं एंड वो इंतज़ार ही करती रहती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल को, जो क्लास में सभी को बताता है कि हमारे पास एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो कि एक लड़की है। और ये सुनने के बाद ना जो वहाँ पे लौंडे थे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, बट जो लड़की होती है वो होती है अपनी क्रिस्टल। और इसके बाद ना जो सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन बिग डैनियल उसे देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि अचानक से हमारे स्कूल में कैसे आ गई। एंड जो लड़की है ना वो उसे अपनी याद दिला रही है और जो दूसरी लड़कियां होती है ना वो क्रिस्टल का मजाक वगैरह उड़ा रही होती है बिकॉज वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। और फिर उसके सामने बिग डैनियल आता है जो कि उसे कहता है मेरा नाम डैनियल है और मैं यहाँ पर कुछ महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ था और हम लोग सेम एरिया में ही रहते हैं। और उसे देखने के बाद ना क्रिस्टल काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, बट वो अच्छे से बात करती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जब वो अपने घर जा रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि कुछ उसके स्कूल के लौंडे एक कुत्ते को मार रहे होते हैं और ये और कोई नहीं बीनू होता है। लेकिन तभी उस कुत्ते को बचाने के लिए क्रिस्टल सामने आ जाती है और ये देखने के बाद विजन बोलता है वैसे तो मैं खूबसूरत लड़कियों में हाथ उठाता नहीं हूँ, लेकिन तो खूबसूरत है नहीं। बट तभी पीछे कोई बोलता है क्रिस्टल, और ये बात बोली होती है अपने बिग डैनियल ने। और वो विजनो बोलता है हम लोग सेम ही क्लास है, क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। और अभी ना वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते एंड जिसके बाद उन्हें ना चाहते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं क्रिस्टल को जो कि पेपर्स उठा के कहीं जा रही होती है और क्रिस्टल के पीछे यूई और जैक भी होती है और यूई भी कागज उठा के जा रही होती है और वो जैक को बोलते हैं कि कागज काफ़ी हैवी है, क्या तुम इसे उठा सकते हो। तो जैक भी लाइक क्या तुम मेरे हाथ नहीं देख रही, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और चलते चलते जो क्रिस्टल थी उसका पैर मुड़ जाता है और जैसे वो नीचे गिरने वाली जैक उसे अपने पैरों से बचाता है और फिर उसे कहता है देखो मेरे दोनों हाथ, मेरे गुस्सा मत होना, मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं। और जो सारी बातें थी ना वो दूर से अपना बिग डैनियल भी सुन रहा था और फिर अपना बिग डैनियल उसके कागज उठाने हेल्प करता है। और जो क्रिस्टल थी ना उसे थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा था और जैक अपने बिग डैनियल को बोलता है अबे साले मैं वो इंसान हूँ जिसने उसे बचाया है। और अब अपना बिग डैनियल काफ़ी अच्छे वे में क्रिस्टल को बोलता है क्या कल तुम अपने घर पहुँच गई थी और क्या हम लोग आज भी साथ चले। एंड ये सुनने के बाद क्रिस्टल सोच रही होती है कि भाई ये क्या इतना अच्छा है सभी के लिए, क्या एक काइंडनेस इसकी बोन्स के अंदर भरी हुई है। और फिर क्रिस्टल काफ़ी चौड़ में उसे कहती है अबे साले मेरे साथ इतना अच्छा मत बन, तेरा इतना अच्छा होना है मेरे लिए परेशानी बनेगा। जो बात बिग डैनियल के समझ में बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे बिग डैनियल उसके क्लोज जा रहा है वैसे वैसे जो वहाँ की दूसरी लड़कियाँ है उसे काफ़ी जलन हो रही है कि इतना सुंदर लड़का इसके आसपास कैसे मंडरा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टल के साथी लोग होते हैं वो उसकी किताब में पिगी लिख रहे, बिच लिख रहे एंड उसे ना भाई बहुत बुली कर रहे जितना उनसे हो सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं क्रिस्टल को जो कि उसी कुत्ते के पास आए थे जिसे कल बुली किया जा रहा था। और क्रिस्टल उस कुत्ते को देखकर सोच रही होती है कि ये अभी जो कुत्ता है वो अभी प्रेग्नेंट भी है, इवन ये छोड़ भी दिया गया है एंड ये उसे अपने घर ले जाना चाहती है, लेकिन जो ये कुत्ता है वो चाहता ही नहीं है उसके घर आना। और अब जो क्रिस्टल है वो इनो को कुछ खाने को देती है, जिसके बाद उसके पीछे अपना बिग डैनियल भी आ जाता है और उसके हाथों में ना डॉग फूड होता है जो कि वो इनो के लिए लाया हुआ है। और फिर जो क्रिस्टल है वो डैनियल का लाया हुआ खाना इनो खिलाती है और डैनियल को बताती है कि इसका नाम इनो है और जो इसका ओनर है उसने उसे यहाँ पर फेंक दिया है और जो कुत्ता है इनो है
उसे लोगों से डर लगता है, लेकिन ये काफ़ी काइंड है। और अभी ना बंदे को क्रिस्टल को देखकर वो बात भी याद आती है जब उसने उसे कहा था कि वो उसके साथ इतना फ्री ना होए। एंड अभी बिग डैनियल उसे कहता है क्या जो तुम्हारी स्कूल लाइफ है वो तुम्हारे लिए इतनी हार्ड नहीं है। और फिर क्रिस्टल जवाब देती है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जितना तुम सोच रहे हो उतना मैं कमज़ोर हूँ नहीं, और अगर मैं बार बार किसी से हेल्प लेती रहूँगी तो मैं उस पर निर्भर हो जाऊँगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ये सुनकर ना अपना बिग डैनियल भी काफ़ी सरप्राइज कि वो तो ये बात कभी सोच ही नहीं सकता है। लेकिन जो भी बोलो, क्रिस्टल की ये बात सुनने के बाद ना जो अपना बिग डैनियल है उसकी क्रिस्टल को लेकर फीलिंग जाग चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अपनी क्रिस्टल को, जो कि सो रही होती है और सोच रही होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसी क्लास में होगी जिस क्लास में अपना बिग डैनियल है। एंड अभी ना उसे उसके बारे में कुछ भी अनयूजुअल पता नहीं चला है। एंड ऐसा हो सकता है कि जो उसके फादर है उसने उसे बिग डैनियल की निगरानी करने का काम दिया हो। और इसके बाद जो क्रिस्टल की बड़ी वाली बॉडी है वो अपने काम पे निकल जाती है। एंड वो ना भाई काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एंड इसकी भी डैनियल की तरह दो बॉडी जो कि तुम पहले से ही जानते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग गन को देखते हैं जो कि क्रिस्टल का भी इंतजार कर रहा था। और वो उसे कहता है कि मेरे को वैसे तुम्हारा यहाँ पर वेट क्यों करना पड़ेगा, एक तो मेरे को माउंटेन से यहाँ तक गाड़ी चला के आना पड़ता है जहाँ पर तुम अकेले रहते हो, और जो प्रेसिडेंट है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो क्रिस्टल जवाब देती है मेरे को माफ़ करना, मैं सो गई थी। और फिर गन बोलता है क्या तुम पूरा दिन सोती रहती हो। तो क्रिस्टल जवाब देती है तुम जानते तो हो ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोती हूँ। और अभी ना क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है कि जो दूसरी मेरी बॉडी है वो सो रही है, लेकिन जो ये सीक्रेट है वो कोई नहीं जानता एक इंसान के सिवाय, और वो है प्रेसिडेंट जो मेरे फादर है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बिजनेस मीटिंग को, जहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है वो क्रिस्टल को देख के ना उसकी सुंदरता की तारीफ ही कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ना क्रिस्टल को अपना कार्ड भी देते हैं। और ये चीज़ देखने के बाद क्रिस्टल अपने मन में यही सोचती है साले सभी मर्द एक जैसे होते हैं। और जब वो लोग अपने घर जा रहे थे तभी गन क्रिस्टल को बोलता है जो एच ग्रुप का बड़ा बेटा है वो तो आपका फैन बन गया, वो तो आपके प्यार में पागल हो चुका है। तो क्रिस्टल जवाब देती है मेरे को ऐसे बंदों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और उन लोगों जिससे फर्क पड़ता है वो है सेल। और यहाँ पर ना वो बाहर की खूबसूरती की बात कर रही है, उन्हें उससे प्यार नहीं है, लेकिन जो उसका शरीर है, जो उसका मतलब बॉडी है, उससे प्यार है उन सभी को। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर जो क्रिस्टल है वो जॉगिंग कर रही होती है। और अभी ना क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है कि मैं दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं फिर से वो हेल्थलेस लाइफ जी रही हूँ बिकॉज ऑफ हिम। और जो डैड है उन्होंने उस इंसान के अंदर क्या देख लिया, वो क्यों उसे ढूंढना चाहते हैं। और यहाँ पर ना अपने बिग डैनियल के बारे में बातचीत चल रही होती है, और क्रिस्टल को ऐसा लगता है क्या उसके पास भी उन्हीं के जैसा कोई स्पेशल टैलेंट है, क्योंकि जो मेरे डैड है उन्होंने काफी सारे टैलेंट को रेज किया है। लेकिन तभी साइड से उसे इनो के भौंकने की आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वही लोग दोबारा इनो को परेशान करने आ गए। और जैसे वो उधर पहुंचती है वो देखती है अपने स्मॉल डैनियल को जो कि इनो के पास होता है। और अभी क्रिस्टल रियलाइज करती है कि शायद वो भी इनो को देखने आया था बिकॉज ये काफी अच्छा इंसान है। और फिर वो स्मॉल डैनियल को बोलती है हेलो क्या तुम इनो को जानते हो। तो स्मॉल डैनियल जवाब देता है हाँ। जिसके बाद अब अपना स्मॉल डैनियल इनो को खाना वाना खिलाता है और उसे इनो के बारे में बताता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड अगर वो खाएगी तो वो ज़्यादा वेट अपना गेन करेगी एंड ये सब चीज़ें। और फिर उसे वो पल याद आता है जब वो स्मॉल डैनियल से पहली बार मिली थी, जब वो एक्सरसाइज कर रहा था। एंड इसका मतलब यही है कि वो एक्चुअली में चेंज होना चाहता है जैसे वो। और अभी क्रिस्टल अपने स्मॉल डैनियल की हेल्प करना चाहती है तो वो उसे कहती है मेरे को भी एक्सरसाइज करना पसंद है, तो कैसा रहे कि हम लोग साथ में एक्सरसाइज करें, ये रियली में काफ़ी इफेक्टिव होगा। और फिर स्मॉल डैनियल उसी की बात उसी को कह के मारता है जो इनू है वो अकेले फाइट कर रही है और मेरे को भी अकेले फाइट करना है, और मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को ओवरकम करूँगा, क्योंकि अगर तुम किसी लगातार हेल्प लेते रहते हो तो तुम उस पर निर्भर हो जाते हो। जो सुनकर क्रिस्टल अपने स्मॉल डैनियल से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है ये बंदा तो वैसे सोच रहा है जैसे मैं सोच रही हूँ, ये रियली में काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन तभी उनके पीछे आ जाती है हैन्यूल जो कि चिल्लाते हुए कहती है अबे सुअर तू इधर कर क्या रहा है, जो तेरा स्टोर है वो अभी लॉक्ड है। और जब हैन्यूल क्रिस्टल को देखती है तो वो अपने मन में सोचती है ये इंसान है कौन और ये पिगी इस ब्यूटीफुल गर्ल को कैसे जानता है। लेकिन फिर वो अपने स्मॉल डैनियल को अपने साथ ले जा रही होती है और इसी दौरान वो क्रिस्टल की तरफ भी देखती है जो कि ब्लशिंग कर रही होती है, और वो अपने मन में यही सोचती है ऐसा नहीं हो सकता जो मैं सोच रही हूँ। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बारिश हो रही है और जो इनू है उसके पास कोई आया हुआ होता है, और जो इंसान उसके पास आया है हमें अभी नहीं दिखाया गया, लेकिन जैसे ही वो इंसान इनू के सामने अपना हाथ लाता है
तो इनू उसे काटने लग जाता है। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो वो इंसान है वो और कोई नहीं अपना स्मॉल डैनियल है। और इनू की वजह से ना उसके हाथों में खून निकलने लग जा रहा है। और अभी स्मॉल डैनियल ने इनू के लिए एक घर बना दिया है और वो उसे कहता है ये तुम्हारा टेम्परेरी हाउस है जहाँ पर जो मॉम है उसे ठंड नहीं लगेगी। और ये सुनने के बाद इनू काफी खुश होती है। इवन वो उसे उसका साफ स्कार्फ भी देता है। एंड वो ये भी बताता है कि वो उसका स्कार्फ इसलिए लेके गया था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि इस डर्टी स्कार्फ से जो पपीज है उन पे उन्हें बीमारी फैले। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो इनो है उसके बच्चे होते हैं। और ये देखने के बाद जो स्मॉल डैनियल है वो काफी खुश होता है। और ये सब चीजें ना पीछे से क्रिस्टल भी देख रही होती है जो कि डैनियल की खुशी देखकर वो खुद भी खुश हो जाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के बच्चों को जहाँ पर वो लोग ना किसी लड़की को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। और जिस लड़की को देखकर वो लोग इम्प्रेस हुए हैं वो भाई अपनी क्रिस्टल ही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो क्लास का प्रिंसिपल है वो क्रिस्टल को देखकर बोलता है मैं नहीं जानता था उसके पास इतनी खूबसूरत बहन है और कैसे तुम ट्विंस इतने अलग दिख सकते हो। और फिर क्रिस्टल वहां से बाहर निकलती है और वो यही सोच रही होती है कि फिर से लोग मेरे को फेस से कंपेयर करने लग गए। और अभी जो पूरे स्कूल की नजर है ना वो उसी पर होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो क्रिस्टल है वो अपनी क्लास में गई हुई होती है सभी के लिए कुछ लेकर। और वो सभी को बताती है कि क्रिस्टल के साथ अच्छे से व्यवहार करना। एंड वो लोग ट्विंस है, इवन उनके सेम एज भी है। और हैनिल और डैनियल ना क्रिस्टल को देखकर काफी शौक थे। डैनियल अपने मन में सोचता है ये तो कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की है। और तो हैनिल अपने मन में सोचता है ये तो वही लड़की जो कि उस पिगी के साथ थी। और फिर विजन क्रिस्टल के पास जाता है और बोलता है हे खूबसूरती की मूरत मेरे को तेरा नंबर चाहिए। और तभी क्रिस्टल को याद आता है ये तो वही बंदा है जो कि कुत्तों पे काफी जुल्म कर रहा था। और फिर वो काफी गुस्से में कहती है नो वे मेरे को सनग्लास वाली लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अभी अपना बिग डैनियल उसकी ये सब बातें सुनकर अपने मन में यही सोचता है ये लड़की तो काफी रूड है, ये तो विजय ने पहली बार मिली थी। एंड अभी ना तुम कह सकते हो कि दोनों की बड़ी बॉडी में दोनों का आपस में क्लैश चल रहा होता है। दोनों लोग यही सोच रहे होते हैं कि जो छोटा डैनियल जो छोटी क्रिस्टल है वो काफ़ी अच्छी है इसके कंपेयर में। और इस कहानी में बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि जो जय उसने इनू के बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है वो भी डैनियल के कहने पर। और जो डैनियल है वो इनू को पाल रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वास्को को जो कि अपने बिग डैनियल के पास जाता है और बोलता है भाई मैंने सुना कि जो 5 रिट्रीवर्स को पाल रहा है क्या ये सच है। फिर बिग डैनियल जवाब देता है मेरे पास कोई रिट्रीवर वगैरह नहीं है, वो एक मिक्स ब्रीड है। और फिर वास्को से अपने फोन का वॉलपेपर दिखाता है और कहता है मेरे को डॉग काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन तभी साइड से दूसरा बंदा बोलता है भाई मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है और क्या तू उसे देखना चाहता है। और अपना वास्को बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ उसे, अभी दिखाओ मेरे को। और फिर उसके सामने जेस आता है और कहता है भाई तू अभी हमारे कर्जे में चल रहा है, तो झूठ बोल रहा है टाइजून पार्क और इसको हम लोग केवल पार्क ही बोलेंगे। और जब जेस उससे पूछता है कि जो गोल्डन रिट्रीवर है वो दिखता कैसे है तो भाई वो अजीब सी आवाज निकालता है पार्क। और ये सुनने के बाद जेस भी लाइक वास्को भाई तू यहाँ से चल, ये बस हमारा बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेस अपना मोबाइल चला रहा होता है। और मोबाइल में भी वो कुछ नहीं ओनली फेसबुक चला रहा होता है। और वो फेसबुक का स्टार बनने के लिए ना भाई वो कितनी अजीबोगरीब हरकतें करता है तुम लोग खुद देख सकते हो, जिसके बाद उसे कमेंट में हेट ही हेट मिल रही होती है। और फिर बंदा लड़कियों की प्रोफाइल ताड़ रहा होता है, उन्हें मैसेजेस कर रहा होता है। और इसी दौरान उसे एक बंदे की प्रोफाइल दिखती है जो कि एक गैंगस्टर है और इसका नाम सिन होता है जिसके लाखों में फॉलोअर्स है। और अभी ली अपनी ज़िंदगी से हो चुका है परेशान, जिसके बाद वो कैमरा उठाता है और भाई जो गुंडा है गैंगस्टर है उसको भाई चैलेंज करने लग जाता है। और इसके बाद बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसके बाद जब वो सुबह उठता है तो भाई उसके होश उड़ जाते हैं बिकॉज वो देखता है जो सी पोस्ट उसने अपलोड करी थी उसमें 17,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट्स आ गए। इवन जेस के 10,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। और बंदे को ऐसा लगता है कि भाई अब तो वो फेमस हो गया फेसबुक में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सिन को जिसने एक बंदे का बैंड बजा डाला है। और वो उसे कहता है तूने मेरे भाई से कार ले ली और उसे इलीगली बेच भी दिया, तेरे को क्या लगा मेरे को इसका पता नहीं चलेगा। और वो बंदा ना उससे माफी मांग रहा होता है। और फिर सिन बोलता है चुप हो जा एंड मेरे लिए $70,000 ला। और फिर वो बंदा बोलता है वो लेकिन जो न्यू कार है उसकी तो वर्थ $30,000 है। तो सिन जवाब देता है भाई ये कंपनसेशन है। और जब बात कुछ आगे बढ़े तभी उसके साथी लोग उसे बुलाते हैं
और उसे पार्क की वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे चैलेंज कर रहा होता है एंड सिन भी लाइक अबे ये गधा है कौन वैसे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग पार्क को देखते हैं जहाँ पर स्कूल में सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लाइक ये तो वही बनता है जो कि सिन को गिराने की बात कर रहा था और अपने पार्क को भी ना मजा होता है बिकॉज उसे सभी की अटेंशन मिल रही है। इसके बाद उसके सामने ली भी आता है और बोलता है अबे तो वही फेसबुक वाला बंदा है ना। और उसके हेलो बोलते अपने पार्क को फीलिंग जाग होती है। वो सोचता है ये तो वही बंदा जो कि ट्विस्ट टीवी का ब्रॉडकास्टर है। लास्ट टाइम जब मैंने इसको हेलो बोला था इसने मेरे को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज ये सामने से मुझसे हेलो बोल रहा है। और ली कहता है चल मैं भी फेसबुक स्टार्ट कर रहा हूँ तो साथ में वीडियो बनाते हैं। और पार्क बोलता है हाँ ठीक है। और बंदा ना अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हमारे स्कूल के टॉप 3 ब्रॉडकास्टर तो यूही, ली और रैपर ड्यूक है एंड नाउ अब मैं बनने वाला हूँ। अब बंदे को लग रहा होता है कि वो डिफरेंट लेवल पर ही चले जा चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बिग डैनियल को जो कि ली को बोलता है फेसबुक, लेकिन ये क्या है। और फिर ली उसे बताता है हाँ डैनियल तेरे को बस मेरी टीम में ज्वाइन होना है और वीडियो बनानी है और मैं फेसबुक के मार्केट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और बंदा ना यहाँ पर बिग डैनियल के जो फेस है उसका फायदा उठाने की कोशिश करने वाला है। और तभी बीच में जैग आता है जो कि ली को बोलता है अबे शांत हो जा, मेरे को सोने दे। और ली को ना अभी लग रहा होता है कि भाई वो अभी सबसे सुपीरियर है, तो फिर वो जैक को बोलता है क्या मेरे को रियली में चुप होना चाहिए अभी। और फिर जैक काफी गुस्से में जवाब देता है क्या तो कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर ली काफी चौड़ में कहता है तेरे को क्या लगता है मैं तेरा नौकर हूँ, तेरे को मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तू जानता भी कि मैं कितना कमाता हूँ और कितना तेरे ऊपर स्पेंड करता हूँ। तू एक भिखारी है और भिखारी को अपने औकात पे रहना चाहिए। और जैक भी लाइक डैनियल तू मेरे को छोड़, इसे मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। लेकिन डैनियल ना इस जो लड़ाई होने वाली है उसे रोकने की कोशिश करता है एंड रोक भी देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग पार्क को देखते हैं जो कि फेसबुक चला रहा होता है जहाँ पर उसकी पोस्ट में ना तो उसे इनफ कमेंट्स मिले ना तो उसे इनफ लाइक मिले, जिसके बाद ना वो काफ़ी वियर्ड हरकतें करता है। भाई वो अपने सिर को ही मुंडवा लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सिन को जो कि टॉयलेट सीट में बैठा हुआ होता है और जो सिन के दोस्त होते हैं वो लोग उसे पूछते हैं ये बंदा तुम्हें मारने की बात कर रहा है और जो सभी लोग हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इस बंदे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर पार्क के बारे में बात चल रही है। और फिर सिन काफ़ी सीरियस वे में अपने साथी को बोलता है उस बच्चे को जाने दो, हम लोग अभी कोई बच्चे नहीं है। अगर हम लोग ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में अपसेट हो जाएंगे तो इसका कोई भी एंड नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हमें सोचना है वो है पैसा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो ली है वो पार्क के पास आया हुआ है और उसे कहता है चल भाई साथ में वीडियो बनाते हैं। और अभी ना पार्क काफी नर्वस होता है और फिर वो उसे अपना टकला दिखाता है और कहता है भाई देख अगर तू मेरे साथ वीडियो बनाएगा भी इस टकले के साथ तो कुछ नहीं होने वाला। जो देखने और सुनने के बाद ली अपने मन में सोचता है मैं जानता था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, लेकिन एनीवे एक काम है जिसमें ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और फिर बोलता है चल ठीक है भाई मैं तेरे साथ फिर भी फिल्म करूँगा, कोई टेंशन की बात है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो पार्क और ली है वो फिर से भाई सिन की बजाने लग जाते हैं ऑनलाइन, जिसके बाद फिर से उन्हें लाइक्स मिलना, कमेंट्स मिलना, फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और अभी ना जो पार्क है वो थोड़ा नर्वस होता है और ली को पूछता है अबे क्या होगा अगर वो रियली में हमारे पास आ जाए, वैसे भी वो काफ़ी खतरनाक इंसान है। और ली बोलता है अबे तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना। एंड वैसे भी उसे क्या पता कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। और इनकी हरकतें इतनी सर्कुलेट होती है कि ये जा पहुँचती है सिन के पास, जिसके बाद सिन का हो जाता है दिमाग खराब। एंड देन अब फाइनली वो इनका भरता बनाने के लिए रेडी हो जाता है और सबसे पहले वो रिकॉर्ड करता है। जिसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो इतने हरामी है कि वो उनकी लोकेशन वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बता देते सिन और उसकी टीम को। और जब ये बात उनको पता चलती है तो वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो सीन है वो कोई भी काम कर रहा है, खाना खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सभी की वीडियो बना रहा होता है, लाइव पे चल रहा होता है एंड फॉलोअर्स भी गेन कर रहा होता है। और अभी ना जो पार्क है उसकी काफ़ी फटी पड़ी है और वो बोलता है क्या हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ली चिल्लाते हुए कहता है अबे अपना फ़ोन बंद कर, यू अटेंशन सीकर। और अगर हम लोग ऐसे छुपे रहेंगे तो वो हमें थोड़ा ढूंढेगा, फिर थक हार के अपने घर चले जाएगा। एंड सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से मैं ब्रॉडकास्ट से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन बंदे की चुल तो देखो, उसे पता है वो फंसने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपना फ़ोन ओपन नहीं देखता है बिकॉज उसे मैसेज आए हुए होते हैं। लेकिन इन्हीं में से किसी एक का ऐसा मैसेज होता है जो देखकर बंदा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे एक लड़की का मैसेज आया था जिसे वो काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था, जो कि उसे भाव नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से वो कहती है कि वो उसकी फ़ैन है। और जब वो ये बात ली को बताता है, ली भी एक्साइटेड और बोलता है भाई देख मैं इससे बात करता हूँ, मैं बताता हूँ लड़की से कैसे बात करते हैं। और फिर वो उससे उसका फ़ोन लेता है और ली ने ना उस लड़की को मिलने के लिए बुला दिया। इवन ये बताता है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है एंड अब वो लोग मिलने वाले हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो ली और पार्क है
वो उन लड़कियों से मिलने आए हुए होते हैं और यहाँ पर ना वो खुद की कब्र खुद खोदने वाले, बिकॉज फिर उनके पीछे वो लड़कियां भी आ जाती है जिन्हें देखने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जैक को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग आते हैं और जैक उन्हें कहता है तुम हो कौन और क्या तुम मेरे को जानते हो। और उसके बाद ना सिन के साथ ही आए हुए थे जो कि उन्हें ली और पार्क की वीडियो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या वो इन लोगों को जानता है। तो जैक सोचता है भाई ली ने खुद को किस मुसीबत में फंसा दिया, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके वहाँ से जान लग जाता है और कहता है मैं इन्हें नहीं जानता। और जैक का ऐसा व्यवहार ना सिन के साथी को पसंद नहीं आता और जैसे ही वो जैक के पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जैक उस पर मारता नहीं लेकिन वो उसे अपनी किक दिखाता है और ये चीज़ देखने के बाद उसके साथ ही जरूर फट जाती है। लेकिन तभी जैक के पीछे से कोई अपने डंडे से मारता है और ये काम होता है सिन का और सिन ना उसे और मारता है डंडे से और बोलता है भाई तू किस्मत वाला है, अगर तू मेरे शहर में होता ना तो अभी तो हॉस्पिटलाइज होता। और दूसरी तरफ हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने पार्क और ली से मिलने आई हुई थी और पार्क और ली समझ चुके हैं अभी उनका कट चुका है, जिसके बाद ली उससे एक बहाना बनाता है मोटरसाइकिल का कि वो मोटरसाइकिल लेने जा रहा है। जिसके बाद जैसे वो बाहर निकलते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बट तभी उन्हें कोई गाड़ी ठोकर मारती है और उसके अंदर से निकलता है सिन और उसके साथ ही लोग। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ जो अपना एपिसोड है जो अपना सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। सो इसी के साथ ही अगर तुम लोग चाहते हो कि जो अगला सीज़न है वो भी ऐसे ही 1 आवर 2 आवर 3 आवर प्लस वीडियोज़ में बने तो कमेंट में बता देना। एंड साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज़ को लेकर, किसी मांगा को लेकर कि तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी ये फेवरेट मांगा कवर करें, तो हमें इंस्टा पे DM कर देना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसी के साथ ही अभी हम लोग 1K सब्सक्राइबर से काफ़ी ज़्यादा करीब है। एंड सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते हो एंड उन्हें बोलते हो सब्सक्राइब करने के लिए, तो हम लोग जल्दी इस माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। एंड साथ ही अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है एंड तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हर एक वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है, एफर्ट लगता है। एंड तुम्हारा एक सब्सक्राइब इक्वल टू एक मोटिवेशन। एंड इसीलिए अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर तुम्हें आगे वीडियोस ऐसी चाहिए तो कमेंट बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट सीज़न में जो कि भाई काफ़ी एपिक होने वाला है और तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना एंड शेयर कर दो गाइस इस वाली वीडियो को।